हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार और आज हम हरियाणा प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर 2 करेंगे। ये एडवर्टाइज नंबर है 12/2015, कैटेगरी नंबर 11 है, डिप्टी रेंजर का है, डिप्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा का है, आफ्टरनून सेशन का। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सुधांशु हो जाएगा। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची शब्द हैं? हिमांशु, सुधांशु, राकेश और निशाकर, ये चांद के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी है अनिल। अनिल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? ये किसका पर्यायवाची है? ये है पवन का, वायु का, हवा का, समीर, ये इन चारों के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी है दिनेश। दिनेश का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? ये है दिनकर, सूर्य और भानु और भास्कर, ये दिनेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी है भास्कर, ये भी इसी का पर्यायवाची है, दिनेश का। तो भास्कर के पर्यायवाची भी सेम है। कौन कौन से हैं? दिनकर, दिनेश, सूर्य और भानु, ये भी भास्कर के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, हमने विलोम शब्द बताना है अर्थ का। अर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा है, मुहावरा का अर्थ पहचाना है। दांत काटे रोटी होना, तो इसका मुहावरे का अर्थ का क्या अर्थ है? तो ये होगा गहरी दोस्ती होना, बहुत घनिष्ठ मित्रता होना, इस मुहावरे का अर्थ है दांत काटी रोटी होना, यानी बहुत पक्के दोस्त। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन बनाना है हमें बात का। बात का बहुवचन क्या हो जाएगा? बातें। बात का बहुवचन बातें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाना है हमने। माताएं, माताएं का एक वचन हो जाएगा माता। माताएं हो जाएगा बहुत सारी माताएं, माता एक माता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की ऐसी यूनिट बतानी है हमें कौन सी है? तो प्रेशर की ऐसी यूनिट कौन सी होती है? ये पास्कल होती है। और न्यूटन किसकी ऐसी यूनिट होती है? तो ये फोर्स की, बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। और किलो कैलोरी किसकी होती है? ये एनर्जी की ऐसी यूनिट होती है। और जूल है, ये वर्क की ऐसी यूनिट होती है, जूल की ऐसी यूनिट होती है, जूल। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक प्रतिक्रिया, जहाँ एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में द्विविभाजित होता है कहलाता है। तो नाभिक विखंडन कहलाता है। जहाँ किसी परमाणु का नाभिक दो छोटे भागों में टूट जाता है तो क्या क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जहाँ पर दो नाभिक छोटे छोटे मिलकर एक एटम, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, परमाणु नाभिक, तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और हमारा सूर्य भी नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक जलीय घोल का उदाहरण है। तो जलीय घोल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वो चीनी है। तो जो घोल होता है हमारा, जो विलयन होता है ना, मिश्रण होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस समांगी मिश्रण और हिट्रोजीनियस असमांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण क्या होता है? ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हो कि पूरा मिश्रण समरूप हो, पूरा मिश्रण एक समान हो, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस मिश्रण। समांगी मिश्रण होगा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? नमक और चीनी का जलीय विलयन। और नमक और चीनी को एक बार पानी में घोल दिया जाए तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब पूरा जो घोल होता है, जलीय विलयन होगा इन दोनों का, चीनी और नमक का, वो एक समान होगा। और जो दूसरा होता है हिट्रोजीनियस, यानी कि असमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है? जो एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो पूरा मिश्रण एक समरूप न हो, एक समान न हो, तो हिट्रोजीनियस हो जाएगा, असमांगी मिश्रण। और इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जल और तेल का मिश्रण। ये एक दूसरे ये मिक्स नहीं होते। और दूसरा है जल में बालू का मिश्रण। जल और बालू नीचे बैठ जाता है तो इनको भी अलग किया जा सकता है, यानी एक समान मिश्रण नहीं आए। और जो ऑप्शन है सेकंड, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। हाँ, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। थर्ड इसका है CS2। ये क्या होता है? ये कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2। ये एक बहुत ही CS2 एक ज्वलनशील है, ज्वलनशील लिक्विड होता है, टॉक्सिक होता है ये CS2। और ईथर है, ईथर ये क्या होता है? इसमें ईथर में दो कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ संयोजित होते हैं। ईथर में दो कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ संयोजित होते हैं, ईथर, उसको ईथर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप आवर्त सारणी में बाईं ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति रखता है। तो बाईं ओर चलेंगे
यानी कि आपके बाई साइड चलेगी तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, और राइट साइड जाएगी यानी कि दाएं साइड जाए तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। बहुत आसान था ये। तो अगला क्वेश्चन है, दी प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन डेवलप्ड, ये क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया खालिस्तान को विकसित करती है। तो एक कृत्रिम प्रतिरक्षा को विकसित करती है। प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, ये टीकाकरण होता है। टीकाकरण की प्रक्रिया खालिस्तान को विकसित करती है। तो ये कृत्रिम प्रतिरक्षा को विकसित करती है। तो ये इसको इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर की जो इम्यूनाइजेशन पावर होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कोशिका विज्ञान खालिस्तान का अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन होता है, साइटोलॉजी, ये सेल्स का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। और एक होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, कवक विज्ञान। माइकोलॉजी को किसका अध्ययन बोलते हैं, कोशिका विज्ञान का अध्ययन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इन योर बॉडी कैन बी फाइंड हैमर एंड एवली, इसमें जो हैमर और एवली होते हैं ये बताया कि किसके ये पार्ट होते हैं हमारे शरीर में। मस्तिष्क का पार्ट होती है, घुटने का, कंधे का, कान का। तो एक ये कान की हड्डी है हैमर और एवली, और एक तीसरी हड्डी भी होती है स्ट्रेप। कान में 3 हड्डी होती है, एक कान में 3, दोनों कान में 6 हड्डी होती है कान में। तो ये 2 हड्डी दी हुई है हैमर और एनविल, ये हमारे कान की हड्डी है जो हमारे मिडल कान में होती है, ये हैमर और एवली। और तीसरी होती है स्ट्रिप, ये हमारी जो सुनने इसकी वजह से हम ना सुन पाते हैं इन हड्डियों की वजह से। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल खालिस्तान को हुआ था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाकी ये क्यों हुआ था, जो जलियांवाला बाग है ना, सबसे पहले तो ये जो जलियांवाला बाग है किसकी संपत्ति है, किसकी जगह थी, ये जल्ली नामक एक आदमी हुआ करता था, जल्ली। तो जल्ली की जलियांवाला बाग हुआ करता था। और यहाँ पर ये लोग इकट्ठे क्यों होते, तो एक तो डॉक्टर सतपाल था और एक सैफुद्दीन किचलू। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो इसके विरोध में तो लोगों ने यहाँ पर अपनी बैठक की थी जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर आगे जनरल डायर ने इन पर गोली चला दी थी, लेकिन वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए थे। तो इसकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के में जो गांधी है इसने केसर-ए-हिंद की, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग के उसमें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो ये अकबर द्वारा की गई थी। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। तो अकबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो पानीपत की सेकंड बैटल है 5 नवंबर 1556 को हुई थी अकबर के और हेमू के बीच में। अकबर ने लड़ा था। अकबर की जो सेनापति हुआ करता था वो था मानसिंह के नेतृत्व में ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। अकबर की को संरक्षक था वो अकबर का संरक्षक था बेरम खां, और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इसमें अकबर जीत गया था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है 14 फरवरी 1556 को हुआ था। और इसने एक और लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी अकबर ने, एक जो इम्पोर्टेंट है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। ये 1556 में हुआ था। 1556 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर का जो सेनापति था मानसिंह, उसके नेतृत्व में हुई थी मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। तो इसमें अकबर जीत गया था। तो जो है दीन-ए-इलाही ये क्या था, इसमें ना अकबर ने सभी धर्मों से अच्छी चीज़ें लेके ये दीन-ए-इलाही धर्म अपनाया था और इसकी स्थापना की थी। और जो दीन-ए-इलाही थे इसको अपनाने वाला पहला और लास्ट जो आदमी था वो था बिरबल ने दीन-ए-इलाही अपनाया था। जो दीन-ए-इलाही है ये 1582 में इसकी धर्म की स्थापना की थी। और जो अकबर ने है दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर ये समाप्त कर दिए थे अकबर ने। जजिया कर क्या हुआ करता था, ये जजिया कर नॉन मुस्लिम से लिया करता था उनकी प्रोटेक्शन के लिए जजिया कर। तो ये इसने अकबर ने समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
खालिस्तान केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। तो ये उस टाइम पे 2015 में था। श्रुति, ये ऑप्शन नंबर कुछ में मिसमैच, हाँ उमा भारती, उमा भारती है। उमा भारती 34 का उमा भारती हुआ करता था 2015 में गंगा संरक्षण मंत्री। और जो प्रेजेंट के जो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री है वह प्रेजेंट के है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है आज प्रेजेंट में गंगा संरक्षण मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर खालिस्तान द्वारा लिखी हुई माला है तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जे के राउलिंग द्वारा, एक ब्रिटिश था, उसने, ब्रिटिश एक लड़की थी एक्चुअली, लड़की थी जे के राउलिंग, उसने ब्रिटिश थी, उसने लिखी थी हैरी पॉटर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर, ये 1861 में जन्म हुआ था इनका। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक बंगाली राइटर हुआ करते थे, बंगाली संगीतकार थे। इन्होंने गीतांजलि कविता की रचना की थी, गीतांजलि की रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये पहले गैर यूरोपीय थे जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, 1913 में। और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। जो इसमें जो है सी वी रमन है, ये एक फिजिक्स साइंटिस्ट है। इसको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में किसके लिए मिला था? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण इसको सी वी रमन को 1930 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1954 में भारत रत्न भी मिला था इसको, सी वी रमन को भारत रत्न। और जो ये इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सी वी रमन ने क्या था ये इफेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब लाइट ना ऐसे माध्यम से गुजरती है ना जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसके प्रकाश उनसे टकरा कर मतलब कि चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो सबसे ज़्यादा किसका प्रकीर्णन होता है, कौन से रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का। एक्चुअली जिसकी वेवलेंथ जितनी अधिक होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो जो वॉयलेट लाइट होती है बैंगनी रंग, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। और लाल रंग इसका प्रकीर्णन कम होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो इसका एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, वह है आकाश का रंग नीला, भी इसी वजह स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। और समुद्र का रंग नीला होता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भारत ही है सबसे बड़ा दूध उत्पादक। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में होता है? ये जींद जिले में होता है, क्योंकि भैंसों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो जींद में है, इसी कारण हरियाणा में जींद में सबसे ज़्यादा दूध होता है। और पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति खालिस्तान है, तो CGI बताना ने हमें प्रेजेंट में भारत की CGI कौन है? तो 2015 में श्री JS खेहर थे। और प्रेजेंट में है शरद अरविंद बोबड़े, यानी 46वें नंबर के हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये 47वें नंबर के CGI है भारत के। और 46 में कौन से थे? ये रंजन गोगोई थे, 46 में रंजन गोगोई थे। और कुछ इंपॉर्टेंट और पढ़ लेते हैं इनमें। जो पहला CGI था, फर्स्ट CGI, वो था HJ कानिया फर्स्ट CGI था 1950 में। और 50 से 51 एक साल ये भारत के CGI बने थे। उस वक्त जो भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वे राजेंद्र प्रसाद थे। और जो सबसे लंबा कार्यकाल था कि कौन से CGI का था? तो वो था YV चंद्रचूड़। सबसे बड़ा कार्यकाल था YV चंद्रचूड़ का, करीबन 7 साल ये CGI थे। और जो सबसे छोटा था वे था, सबसे छोटा है कमल नरेन सिंह का है, ये करीबन 17 दिन भारत के CGI रहे थे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 आयोजित किया गया था,
तो ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बतानी है हमें 2015 की, कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये पेरिस में की गई थी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये 2015 की पेरिस में हुई थी। और 2019 की कहाँ पर हुई थी, 2019 की ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी। 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 को हुई थी। ये 25वें नंबर की थी, 2019 वाली 25वें नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। और जो 26वें नंबर की थी ये कहाँ पर होनी थी, ये यूके में होनी थी, ग्लासगो में, यूके यूनाइटेड किंगडम में होनी थी 2020 की, बट ये इसके कोरोना की वजह से 2021 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कथकली खालिस्तान की नृत्य विधा, तो ये केरल की है कथकली मोहिनी अट्टम, ये केरल की है नृत्य विधा। अगला क्वेश्चन है 1526 में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, इसमें बाबर विजयी हुआ था। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। और इसका इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की राजधानी खालिस्तान है, या हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे, तो ये राजा हर्षवर्धन प्रभाकरवर्धन के पुत्र हुआ करते थे, प्रभाकरवर्धन के पुत्र थे हर्षवर्धन। एक्चुअली ये प्रभाकरवर्धन 580 में राजा बने थे। इसके 3 संतान हुआ करती थी प्रभाकरवर्धन की। सबसे बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, छोटा पुत्र था हर्षवर्धन और एक लड़की हुआ करती थी पुत्री राज्यश्री। ये 3 पुत्र हुआ करते थे इसके प्रभाकरवर्धन के। और जो 590 में हर्ष का जन्म हुआ था, 590 ईस्वी में हर्ष का जन्म हुआ था। 606 में गद्दी पे बैठ गए ये हर्षवर्धन। और उस वक्त इसकी प्रभाकरवर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, थानेसर इसकी राजधानी हुआ करती। और 636 में कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। कन्नौज को दूसरी राजधानी हर्षवर्धन ने बनाई थी, पहली थानेसर थी, दूसरी कन्नौज को बनाया था 636 में हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1966 को की गई थी हरियाणा राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया, तो एक करनाल में खोला गया था 2017 में। 2017 में हरियाणा का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था करनाल में। हरियाणा में 3 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, करनाल में है, हिसार में है और फरीदाबाद में है। ये 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था, तो ये थानेसर था। पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी थी कन्नौज, जो 636 ईस्वी में हर्षवर्धन अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था, तो ये दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र आमिर खान ने निभाया था। और जो महावीर सिंह फोगाट है ये यहाँ पर चरखी दादरी से बलाली गांव से इनका संबंध है। इसकी 3 बेटियां हैं, गीता, बबीता और रितु फोगाट। चरखी दादरी बलाली इनका जन्म स्थान है, वहाँ पर इनका वे है, वहाँ के हैं। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन हरियाणा, हरियाणा में लोकसभा कितनी सीट है, तो ये हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, पंडित नेकीराम को। और बाकी कुछ और उपनाम है जो हरियाणा गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, हरियाणा गांधी, तो ये मूलचंद जैन को जाना जाता है। सौर सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है, तो पंडित जसराज। रूबी सम्राट को के नाम से उदय भानुहंस, ये हरियाणा के फर्स्ट राज्य कवि हैं उदय भानुहंस। केसरे हिंद, ये केसरे हिंद राय बहादुर लाला मुरलीधर को। और रहबरे आजम ये छोटू राम को बोलते हैं। और 4 लाइनों वाले कवि किसे बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। 4 लाइनों वाले कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा, ये हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई खालिस्तान की काव्यतम कृतियाँ हैं, तो ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की काव्यात्मक कृतिमा है। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी
खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? तो ये यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। तो इसकी और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, जो कई बार पूछ लेते हैं, तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 25 है, 25 किलोमीटर है। और इसकी ये कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगा नदी ये गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से इसकी उद्गम स्थल है। और इसकी और सहायक नदी कौन कौन सी है गंगा की? यमुना नदी है, रामगंगा है, सरयू है, ताप्ती है, गंडक है, और भी बहुत सारी है गंगा की सहायक नदी है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए? तो ये कपिल देव ने बनाए हैं। तो कपिल देव का जो जन्म वो कहाँ के हैं? ये चंडीगढ़ के हैं कपिल देव। और 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। इसका जो कपिल देव का पूरा नाम पूछ लेते कई बार, इसका पूरा नाम क्या था? कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव रामलाल निखंज इसका पूरा नाम है। और ये चंडीगढ़ से है ये। और 1982 को इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड में मिला हुआ इन्हें पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण इनको अवार्ड मिला है। और 1983 में जब ये इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, तो 1983 में इनको विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। 1983 में विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1983 में इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ गया? हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो ये हरियाणा में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार भिवानी में होती है। कई बार बुक्स में महेंद्रगढ़ भी दिया हुआ होता है, लेकिन जो मोस्टली जो एसएससी ने माना है वो भिवानी माना है। पहले नंबर पे भिवानी है, भिवानी ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा नंबर पे है महेंद्रगढ़ में फिर सबसे ज़्यादा सरसों पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इज सिचुएटेड इज, जो NDRI है ये कहाँ पर है? ये करनाल में है। तो NDRI का भी एक इतिहास है, इसको पढ़ते हैं। तो जो NDRI है ये बेंगलुरु में स्थापना की गई थी। इसकी स्टार्टिंग में 1923 में बेंगलुरु में स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम उस वक्त NDRI नहीं था। इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये नाम तो हुआ करता था 1923 में, लेकिन 1936 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम क्या कर दिया गया इसका? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। 1936 में इसका नाम चेंज कर दिया। फिर 1955 में इसको NDRI को बेंगलुरु से करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। और 1989 को इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। NDRI को 1955 में स्थापना 1923 में हुई थी, और 1955 में इनको बेंगलुरु से करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था NDRI को। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये फतेहाबाद में है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये फतेहाबाद में से मिले हैं। जो फतेहाबाद है ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1352 में। 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। और किसके नाम पर इसका नाम रखा गया था? तो इसका अपने इसके पुत्र के नाम पे फतेह खां के नाम से इन्होंने फतेहाबाद इसका नाम रखा गया था। और इसमें जो फतेहाबाद में इसका कुछ स्मारक भी है जैसे लाट की मस्जिद, हुमायूं मस्जिद, तो ये फतेहाबाद में भी है। और कुछ पुरातात्विक स्थल भी है जैसे कुनाल का टीला, बनावली टीला, ये फतेहाबाद में भी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये 2015 में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी थे। और ये कौन से नंबर के थे? कप्तान सिंह सोलंकी। तो ये 15वें नंबर के थे कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल। और पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले थे धर्मवीर। और अभी जो प्रेजेंट में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये 16वें नंबर के हैं। सत्यदेव नारायण आर्य 16वें नंबर के हैं। पहला धर्मवीर भारती था। और जो सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? ये सत्यदेव नारायण 17वें नंबर के हैं। सत्यदेव नारायण 17वें नंबर के हरियाणा के राज्यपाल हैं। और सबसे छोटा जो कार्यकाल है वह है ओम प्रकाश वर्मा का। OP वर्मा का सबसे छोटा कार्यकाल है 5 दिन का। और सबसे बड़ा कार्यकाल है BN चक्रवर्ती का, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का सबसे
बड़ा कार्यकाल है राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल लोक दल का नेता कौन है? तो ये ओम प्रकाश चौटाला है। INLD का नेता कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। और चुनाव चिन्ह क्या है इनका? चश्मा इनका चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सरकारी भाषा खालिस्तान है। तो ये हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? तो एक गोमती नदी हरियाणा में से नहीं बहती, बाकी एक घग्गर, यमुना और इंदौरी नदी हरियाणा में से बहती हैं। जो ये घग्गर और यमुना है ये हमारी उत्तर की नदियाँ हैं और इंदौरी हमारी दक्षिणी नदी है। जो घग्गर नदी है तो ये मौसमी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है और ये कालका पंचकुला में प्रवेश कर जाती है। और ये हरियाणा में 5 राज्यों में से बहती है। 5 हरियाणा में कौन कौन से हैं? पंचकुला, अम्बाला, फिर नीचे कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में ये या घग्गर नदी बहती है। और सिरसा में एक बांध भी बनाया गया है घग्गर नदी पर। वो बांध कौन सा है? वीयराज बांध बनाया गया है इस नदी पर, घग्गर नदी पर। और जो है यमुना है ये कहाँ से निकलते हैं? ये उत्तराखंड में स्थित है बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनानगर में ताजेवाले के निकट कलेसर में इसकी एंट्री होती है यमुना नदी की। और ये यमुना नदी है जो हरियाणा और यूपी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन बनाती है यमुना नदी। और ये करीबन 320 किलोमीटर की है। बारामासी नदी है बोलती है इसको यमुना नदी को। और इस पे यमुना नदी पर ताजेवाला यमुनानगर में एक हथनीकुंड बांध भी बनाया गया है। हथनीकुंड बैराज भी कहाँ पर है? ये उसमें यमुनानगर में ही है। और जो इंदौरी नदी है ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी, और ये दक्षिणी की नदी है। अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। ये हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये झज्जर में है। एक ट्रिक है दोस्तों, जिसमें वास आ जाएगा लास्ट में, जो है भिंडावास और एक खप्परवास, दोनों में लास्ट में वास है। तो ये किस में वास होगा? ये झज्जर में होता है। भिंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये दोनों झज्जर में है। तो ये थोड़ा ट्रिक है, आपको याद रह जाए तो भिंडावास और खप्परवास सिर्फ 2 ही है वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी लास्ट में वास है, और ये कहाँ पर है? झज्जर में है। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो इसलिए पार्ट में करके डालने पड़ते हैं इसको। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।